आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं संविधान के आर्टिकल 16 के बारे में, जिसकी की हेडिंग है इक्वेलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, यानी लोक नियोजन में अवसर की समानता। बिल्कुल आर्टिकल 15 की तरह ही आर्टिकल 16 को भी हम डिवाइड कर सकते हैं दो अलग अलग पार्ट्स में। आर्टिकल 16 के जो पहले दो क्लोज हैं, क्लोज 1 और क्लोज 2, वह तो बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ हमारे अधिकारों की, और उसके बाद के जो चार क्लोजेज हैं, क्लोज 3, 4, 5 और 6, वहां पर बात होगी आर्टिकल 16 से रिलेटेड एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस की। तो आइए फिर सबसे पहले बात करते हैं क्लोज 1 और क्लोज 2 की, जो कि बात करते हैं सिर्फ और सिर्फ हमारे अधिकारों की। आर्टिकल 16 का क्लोज 1 भारत के नागरिकों को राज्य के अधीन किसी पद पर एम्प्लॉयमेंट के मामले में इक्वेलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी यानी अवसर की समानता की गारंटी देता है। अब यहां पर दो वर्ड्स ध्यान रखने लायक हैं। पहला तो नागरिक या सिटीजन्स। इसका सीधा सा मतलब यह हुआ कि आर्टिकल 16 अप्लीकेबल होगा केवल भारत के नागरिकों के ऊपर ही, यानी किसी फॉरेनर को इसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। दूसरा जो वर्ड हमें ध्यान में रखना है वो है राज्य के अधीन पद या ऑफिस अंडर द स्टेट। इसका मतलब यह हुआ कि आर्टिकल 16 जो इक्वेलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी की गारंटी देता है वह सिर्फ और सिर्फ सरकारी नौकरियों के मामले में ही देता है, प्राइवेट जॉब्स के मामले में नहीं। तो इस तरह से आर्टिकल 16 के क्लोज 1 से हमें गारंटी मिलती है सरकारी नौकरियों में इक्वल अपॉर्चुनिटीज यानी समान अवसरों की। आर्टिकल 16 का क्लोज 1 तो जहां सरकारी नौकरियों में हमें इक्वेलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी की गारंटी देता था, वहीं क्लोज 2 किसी चीज को प्रोहिबिट करने का काम करता है। किस चीज को? सरकारी नौकरियों में इन 7 ग्राउंड्स पर होने वाले डिस्क्रिमिनेशन को। फर्स्टली रिलीजन, सेकेंडली रेस यानी मूल वंश, थर्डली कास्ट, फोर्थली सेक्स, फिफ्थली प्लेस ऑफ बर्थ यानी जन्म स्थान। ये 5 पॉइंट तो कॉमन हो गए आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16 दोनों के लिए। अब जो अगले 2 पॉइंट्स हैं वो केवल और केवल आर्टिकल 16 के लिए हैं। तो 6th पॉइंट हो जाएगा डिसेंट यानी उद्भव। डिसेंट का मतलब ये होता है कि फैमिली या कंट्री के व्यू पॉइंट से आप कौन से ओरिजिन के हो। जैसे कोई भारतीय इंग्लैंड चला गया और वहां का नागरिक बन गया, लेकिन अल्टीमेटली वो कहलाएगा तो इंडियन डिसेंट या भारतीय मूल का ही। इसके बाद 7th और लास्ट पॉइंट हो जाएगा रेजिडेंस यानी निवास। इस तरह से क्लोज 2 के प्रोविजंस के मुताबिक ये जो 7 ग्राउंड्स हैं, केवल इन 7 ग्राउंड्स के बेसिस पर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा स्टेट के अंडर में आने वाले ऑफिस या एम्प्लॉयमेंट के मामले में। बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो केवल इन 7 ग्राउंड के बेसिस पर भारत के किसी भी नागरिक को सरकारी नौकरी के लिए इनएलिजिबल डिक्लेयर नहीं किया जा सकता। यहां पर केवल या ओनली वर्ड यूज करने का मतलब साफ है कि इन 7 ग्राउंड के अलावा किसी अदर ग्राउंड के बेसिस पर तो किसी को इनएलिजिबल ठहराया जा सकता है, क्योंकि उस केस में आर्टिकल 16 अप्लाई नहीं होगा। क्लोज 1 और क्लोज 2 के साथ ही आर्टिकल 16 से हमें जो अधिकार मिलते हैं वो तो हो गए हैं कंप्लीट। और अब आगे के जो 4 क्लोज हैं, क्लोज 3, 4, 5 और 6, वहां पर बात होगी आर्टिकल 16 से रिलेटेड 4 एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस की। इन 4 क्लोजेस को एक साथ ध्यान में रखने के लिए मैं आपको एक छोटा सा तरीका बताता हूं। क्लोज 3 में 3 आ रहा है, इसलिए यह रिलेटेड होगा 3 अक्षरों वाले शब्द निवास यानी रेजिडेंस से। क्लोज 4 में 4 आ रहा है, तो ये रिलेटेड होगा 4 अक्षरों वाले शब्द आरक्षण यानी रिजर्वेशन से। इसी तरह से क्लोज 5 रिलेटेड होगा 5 अक्षरों वाले शब्द धार्मिक संस्था यानी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन से। और क्लोज 6 रिलेटेड होगा 6 अक्षरों वाले वर्ड वीकर सेक्शन यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस या आर्थिक रूप से दुर्बल वर्गों से। तो आइए बात करते हैं क्लोज 3 की। क्लोज 3 के प्रोविजंस के मुताबिक अगर पार्लियामेंट किसी कानून के द्वारा यह डिक्लेयर कर दे कि इस पर्टिकुलर स्टेट या यूटी में अगर आपको गवर्नमेंट जॉब पाना है तो आपका रेजिडेंस इस पर्टिकुलर स्टेट या यूटी में ही होना चाहिए, तो इस तरह का कानून आर्टिकल 16 का वायलेशन नहीं माना जाएगा। मतलब पार्लियामेंट चाहे तो रेजिडेंस की रिक्वायरमेंट से रिलेटेड कानून बना सकती है। क्लोज 4 में 4 आ रहा है, तो ये रिलेटेड होगा 4 अक्षरों वाले शब्द आरक्षण यानी रिजर्वेशन से। इसके प्रोविजंस के मुताबिक अगर बैकवर्ड क्लास यानी पिछड़े वर्गों के लिए पदों के आरक्षण का प्रावधान किया जाता है तो उसे भी आर्टिकल 16 का वायलेशन नहीं माना जाएगा। इस क्लोज के तहत बैकवर्ड क्लास सिर्फ उसे ही माना जा सकता है जिसका स्टेट सर्विसेज में एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन यानी पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं हो। कहने का मतलब कि अगर पहले से ही किसी क्लास का स्टेट सर्विसेज में एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन है तो फिर उनके लिए पदों का आरक्षण नहीं किया जा सकता। यहां पर जो बैकवर्ड क्लास वर्ड है इसमें हर तरह की बैकवर्ड क्लास शामिल है, जैसे ओबीसी, एससी और एसटी। ठीक है,
इस तरह से आज के बाद कभी भी कोई आपसे ये पूछे कि सरकारी नौकरियों में रिजर्वेशन का प्रावधान संविधान में कहां पर किया गया है, तो आपका जवाब होना चाहिए आर्टिकल 16 के क्लोज 4 में। क्लोज 5 में 5 आ रहा है, तो ये रिलेटेड होगा 5 अक्षरों वाले शब्द धार्मिक संस्था यानी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन से। क्लोज 5 के प्रोविजंस के मुताबिक किसी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन से जुड़े पदों को अगर किसी पर्टिकुलर रिलीजन से जुड़े व्यक्तियों के लिए ही आरक्षित किया जाता है, तो इस तरह का प्रावधान भी आर्टिकल 16 का वॉयलेशन नहीं होगा। तो इसमें तो कुछ भी खास नहीं है कि अगर हिंदू रिलीजन से रिलेटेड कोई इंस्टीट्यूशन है, तो जाहिर सी बात है कि उससे रिलेटेड पदों को हिंदुओं के लिए ही आरक्षित किया जा सकता है। इसमें कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्लोज 6 रिलेटेड होगा 6 लेटर्स वाले वर्ड वीकर सेक्शन से यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से। क्लोज 6 के प्रोविजंस के मुताबिक ओबीसी, एससी और एसटी इन तीनों कैटेगरीज को छोड़कर भारत के बाकी जितने भी बचे हुए नागरिक हैं, उन बचे हुए नागरिकों का जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस या आर्थिक रूप से दुर्बल वर्ग है, उनके लिए यदि पदों का आरक्षण किया जाता है तो वह भी आर्टिकल 16 का वायलेशन नहीं होगा। आर्टिकल 16 में यह क्लोज 6 जोड़ा गया था 103rd अमेंडमेंट के द्वारा। सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो 103rd अमेंडमेंट के द्वारा जनरल कैटेगरी के इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस को सरकारी नौकरियों में 10% आरक्षण दे दिया गया। इस वीडियो में अभी तक हम कवर कर चुके हैं आर्टिकल 16 से रिलेटेड 6 क्लोज। पहले 2 क्लोज यानी क्लोज 1 और क्लोज 2 में तो बात हुई थी उन अधिकारों की जो कि हमें आर्टिकल 16 से मिलते हैं। इसके बाद अगले 4 क्लोज में हमने डिस्कस किया था आर्टिकल 16 से रिलेटेड 4 एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस को, लेकिन इन सब के बीच मैंने आर्टिकल 16 से रिलेटेड 2 स्पेशल क्लोज स्किप कर दिए थे, क्लोज 4A और 4B। इन्हें मैंने स्किप इसलिए कर दिया था क्योंकि इन दोनों ही क्लोज को आर्टिकल 16 में इंदिरा साहनी केस के प्रभाव को खत्म करने के लिए जोड़ा गया था। इसलिए इनको स्टडी करने से पहले हमें इंदिरा साहनी केस को स्टडी करना पड़ेगा हर हाल में। इंदिरा साहनी वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया के केस में ओबीसी को दिए हुए 27% रिजर्वेशन को चैलेंज किया गया था। इस लैंडमार्क जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट की 9 जज बेंच ने इस 27% रिजर्वेशन को तो वैलिड मान लिया, लेकिन इसके साथ ही साथ रिजर्वेशन से रिलेटेड 4 बड़ी रेस्ट्रिक्शंस भी लगा दी। क्या थी ये 4 बड़ी रेस्ट्रिक्शन? फर्स्टली, टोटल रिजर्वेशन कोटा 50% की लिमिट को क्रॉस नहीं करना चाहिए, यानी कम से कम 50% सीट तो जनरल कैटेगरी के लिए अवेलेबल होनी ही चाहिए। हालांकि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस में ये 50% की लिमिट क्रॉस की जा सकती है। सेकेंड रेस्ट्रिक्शन, कोर्ट ने कहा कि ओबीसी का जो क्रीमिलियर है यानी जो साधन संपन्न वर्ग है, उसको रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं मिलना चाहिए। यहां पर ध्यान रखने लायक बात यह है कि क्रीमिलियर की ये कॉन्सेप्ट सिर्फ ओबीसी में ही लागू है, एससी और एसटी में तो ऐसा कुछ भी नहीं है, वहां तो सबको रिजर्वेशन का बेनिफिट मिलता ही है। थर्ड रेस्ट्रिक्शन, कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 16 के तहत दिए जाने वाला आरक्षण केवल अपॉइंटमेंट्स यानी नियुक्तियों के संबंध में ही दिया जा सकता है, प्रमोशन के संबंध में नहीं, और यदि प्रमोशन में भी आरक्षण दिया जाता है तो वो इनवैलिड होगा। फोर्थ रेस्ट्रिक्शन, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर रिजर्व कैटेगरी की कोई सीट खाली रह जाती है तो उसको अगले साल के लिए कैरी फॉरवर्ड तो किया जा सकता है, लेकिन इस तरह की बैकलॉग वैकेंसीज को कैरी फॉरवर्ड करते करते ऐसा किसी भी साल में नहीं होना चाहिए कि टोटल रिजर्व सीट की जो संख्या है वो 50% की लिमिट को क्रॉस कर जाए। मतलब बैकलॉग वैकेंसीज को ऐड करने पर भी मैक्सिमम 50% की लिमिट का वायलेशन नहीं होना चाहिए। अब ये जो 4 रेस्ट्रिक्शंस डिक्लेयर की गई थी इंदिरा साहनी केस के द्वारा, इनमें से जो ये अंतिम 2 रेस्ट्रिक्शन है, एक तो बैकलॉग वैकेंसीज के मामले में 50% लिमिट वाली और दूसरी प्रमोशन में रिजर्वेशन की मनाही वाली, इन दोनों रेस्ट्रिक्शंस के प्रभाव को खत्म करने के लिए ही आर्टिकल 16 में जोड़े गए थे 2 स्पेशल क्लोज, क्लोज 4A और 4B। क्लोज 4A के प्रोविजंस के मुताबिक अगर प्रमोशन में भी रिजर्वेशन दिया जाता है तो वह भी आर्टिकल 16 का वायलेशन नहीं होगा। इस क्लोज को आर्टिकल 16 में जोड़ा गया था 77th अमेंडमेंट के द्वारा, जो कि लाया गया था 1995 में। क्लोज 4B के प्रोविजंस के मुताबिक अगर बैकलॉग वैकेंसीज को कैरी फॉरवर्ड करने से 50% की लिमिट क्रॉस भी हो जाती है तो भी उसे आर्टिकल 16 का वायलेशन नहीं माना जाएगा। इस क्लोज को आर्टिकल 16 में जोड़ा गया था 81st अमेंडमेंट के द्वारा, जो कि लाया गया था 2000 में। इसी के साथ हमने आर्टिकल 16 के सारे क्लोज कर लिए हैं कंप्लीट।
अब आप ध्यान से देखिए कि आर्टिकल 16 में केवल 3 ही क्लोज ऐसे हैं जो कि अलग अलग अमेंडमेंट के द्वारा इसमें जोड़े गए हैं। इनसे रिलेटेड अमेंडमेंट का नंबर आपको इस तरीके से ध्यान में रखना है कि 4A और 4B में तो 4 आ रहा है, तो इन दोनों से रिलेटेड जो अमेंडमेंट के नंबर हैं उनमें भी 4 का ही डिफरेंस है। मतलब 81 और 77 में 4 का ही डिफरेंस है। ठीक है, वहीं जो 103rd अमेंडमेंट है वह तो आपको ऐसे ही ध्यान में रह जाएगा, क्योंकि इस 103rd अमेंडमेंट के द्वारा न केवल आर्टिकल 16 में क्लोज 6 जोड़ा गया था, बल्कि आर्टिकल 15 में भी क्लोज 6 ऐड किया गया था। और साथ ही साथ 103rd अमेंडमेंट लेटेस्ट अमेंडमेंट में से एक है। इसलिए एग्जाम्स में डायरेक्टली ये भी पूछा जाता है कि जनरल कैटेगरी के इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस को 10% आरक्षण कौन से अमेंडमेंट से दिया गया है, तो इसका आंसर भी है 103rd अमेंडमेंट ही।